Hello learners, welcome to all of you. Today we are going to discuss a very important part of your course, which is the fourth course of the diploma program. This is called project work. तो आइए देखते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो आज हमारा ये पूरा जो डिस्कशन पॉइंट होने वाला है दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट वर्क ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो अब हम समझें कि ये प्रोजेक्ट वर्क क्या है. अगर आसान शब्दों में कहें तो एक किस्म से ये प्रोजेक्ट वर्क टीचिंग प्रैक्टिस है. जब आप कोई बीएड या कोई डीएलएड या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स करते हैं किसी भी फेस टू फेस इंस्टीट्यूशन से, तो आप प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं. यानी यू गो टू द स्टूडेंट्स एंड यंग स्टूडेंट्स एंड यू कंडक्ट योर क्लासेस और योर लेसन्स और योर एक्टिविटीज विद देम अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड टीचर. यही होता है टीचिंग प्रैक्टिस में. तो हमारे इग्नू में भी प्रोजेक्ट वर्क का मतलब यही है. नाम केवल इसको हमने प्रोजेक्ट वर्क दिया है, पर एक्चुअली में ये टीचिंग प्रैक्टिस जैसा ही है. तो समझें कि हम इसमें प्रोजेक्ट वर्क या ये जो हम टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं ये क्यों करते हैं. सो फर्स्टली तो जब हम बच्चों के साथ एक्चुअली काम करेंगे तो जो भी थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़े हैं अपने कोर्सेज में, थ्योरी ब्लॉक्स में, दोज विल बिकम क्लियरर फ्रॉम अस एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड. इट विल क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग. फिर आपको फील्ड में असल में क्या है और आपने सब्जेक्ट मैटर को थ्योरी में कैसे पढ़ा है, उन दोनों के बीच आप एक रिलेशनशिप समझा पाएंगे. तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ने से जो हुई है वो फील्ड रियलिटी में अब आप उसे ट्राई आउट करेंगे. यंग बच्चों के साथ काम करने के लिए यू नीड टू हैव स्पेसिफिक एटीट्यूड्स एंड स्किल्स. तो इस टीचिंग प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू आप वो स्किल्स और प्रैक्टिस डेवलप करेंगे. आप ये समझेंगे कि प्ले एक्टिविटीज के थ्रू किस प्रकार बच्चों का विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह फॉस्टर कर सकते हैं. इस प्रोजेक्ट वर्क या टीचिंग प्रैक्टिस को करने से आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग प्ले एक्टिविटीज प्लान कर पाएंगे जो उनके इंटरेस्ट की भी हैं. So you will be able to plan and carry out play activities that are of interest and of appropriate level of children. As you will do your teaching practice, you will understand that though आपके पास तो क्लास में 20, 25, 30 बच्चे हैं, but yet each child is unique and how you have to modify your teaching strategy to the requirement of every child. तो ये बात हम समझ पाएंगे. And it will help you to appreciate that when you are running a child care center like a creche or a preschool, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है. Now it is possible that a large number of you, especially पंजाब के context में, आप सभी लोग already teachers हैं, वहाँ पे volunteers के रूप में काम कर रहे हैं. तो हमारा ये कहना है कि आप जो DEC कोर्स पढ़ के आपने जो भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करी है, क्योंकि आप टीचर्स हैं बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो प्रैक्टिकल रूप में अर्ली चाइल्डहुड के टीचर्स हैं बट उन्होंने कोई थियोरेटिकल कोर्स नहीं किया है, जिसके इसी कारण आप अभी इग्नू में एनरोल्ड हैं. तो जो हमारे कोर्स में आप नई नई बातें पढ़ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये समझें कि उनको अब आपको अपने ऑलरेडी जो आपका प्री प्राइमरी क्लास आप ले रहे हैं या कई लोग नहीं भी ले रहे हैं, दूसरे क्लासेस के साथ वॉलंटियर्स हैं, तो ये समझें कि किस प्रकार वो आपको क्लास में अप्लाई करना है. सो मीनिंग टू से दैट इवन इफ यू मे ऑलरेडी बी अ टीचर ऑफ प्री प्राइमरी चिल्ड्रन इन अ स्कूल, yet doing this project work, reading through our IGNU course material will help you to better understand, and there will be some new learning for you so that you can develop your skills even more, even if you are a teacher.
सो वी बिलीव, चाहे आप अनट्रेन्ड टीचर हैं इस समय, चाहे आपके पास थोड़ी सी ट्रेनिंग है, चाहे आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, every learner will learn something new out of this project work, and completing this project work is a compulsory part of this diploma. There is no shortcut to this project work. आपको खुद काम करना है, टीचिंग प्रैक्टिस, और पूरे का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट वर्क के कंप्लीट और सक्सेसफुली क्लियर होने पर ही मिलेगा. तो जानकारी में आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या करना है. पहली बात तो है, इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्री प्राइमरी स्कूल है जहां आपने काम करना है, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर. There are students of our diploma program who are not working. So how will you find a school for your teaching practice? सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्री प्राइमरी स्कूल कैसे ढूंढना है. It is true कि जो पंजाब के learners or volunteers are already working in a pre-primary school, they are working in a school with a pre-primary section, तो वो लोग वहीं पे अपना काम करेंगे. बट बाकी लोग जो हैं, जो कहीं एम्प्लॉयड नहीं हैं, या बाकी के जो देश में भर में लोग हैं, या अगर कोई अपने स्कूल से भी हट के किसी दूसरे स्कूल में काम करना चाहता है, जो कि हम एक्चुअली कई बार रेकमेंड करते हैं, क्योंकि खासकर अगर हम ऐसे स्कूल में काम कर रहे हैं जो बहुत फॉर्मल है, तो वी डू नॉट एनकरेज फॉर्मल टीचिंग लर्निंग विद young children. So इस केस में it is good if you identify another school. So what type of a school should it be? पहली बात, it can be either a government school or a private school. This is not important कि सरकारी ही हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो सकता है. इससे हमारा कोई रिजिडिटी नहीं है. हमारी मेन बात यह है कि जो भी स्कूल हो वो प्लेवे मेथोडोलॉजी फॉलो करे, और प्लेवे मेथोडोलॉजी फॉलो करने के लिए उसके पास इंडोर और आउटडोर मटेरियल्स हों. अब ये इंडोर और आउटडोर मटेरियल्स और प्लेवे मेथोडोलॉजी क्या है, आप सभी लोगों ने गूगल फॉर्म भरे थे. गूगल फॉर्म पे आपसे क्वेश्चंस पूछे थे जब हमने पूछा था कि आपके पास किस तरह का प्ले मटेरियल है, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं. तो वो सारी एग्जाम्पल्स जो थे वो प्लेवे मेथोडोलॉजी के थे. साथ ही साथ आपने अपना कोर्स मटेरियल पढ़ा है, आपको पता है कि अर्ली चाइल्डहुड में हमारी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए. DEC 1 में हमने जो बात करी है, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कॉन्वर्सेशन, राइम्स, activities related to cognitive development like matching, classification, sound identification activities, ये सब होनी चाहिए. तो ऐसा स्कूल हमारा प्लेवे मेथोडोलॉजी का स्कूल माना जाता है. तो मेन बात, प्लेवे पेडागोजी आप तभी समझ सकेंगे जब आप DEC 1 का पूरा कोर्स पढ़ेंगे. तो पहली शर्त तो प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए ये है कि आपको DECE 1 आपने पूरा पढ़ लिया होना चाहिए, उसके 7 ब्लॉक्स एंड प्रैक्टिकल मैनुअल, और असाइनमेंट कर लिया होना चाहिए. तभी ही आपको समझ में आएगा कि प्लेवे मेथोडोलॉजी क्या है और कौन सा स्कूल सिलेक्ट करना है. अब हमारा स्कूल और कैसा होना चाहिए. हमारे कई प्री प्राइमरी सेक्शंस में क्या है, एक टीचर 50 बच्चों को, एक टीचर 40 बच्चों को. तो यंग एज के लिए ये बहुत ज्यादा हैवी टीचर चाइल्ड रेशो है. तो इसमें करने से क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी टीचर भी बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकती, और 40-50 बच्चों को एक टीचर के थ्रू उतना सही में समझ में भी नहीं आता है. तो हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जो स्कूल चुने वो ऐसा हो कि वहां पे टीचर चाइल्ड रेशो 1 से 30 की ना हो. यानी जो आपको भी जब काम करने को मिले तो आप लगभग 25 से 30 बच्चों के साथ काम करें. दैट इज द बेस्ट वे टू डू योर प्रोजेक्ट वर्क. और वो स्कूल ऐसा भी हो जहां पे प्री प्राइमरी सेक्शन आप ढूंढें कि वहां बच्चों को कम से कम बाहरी खेल कूद के लिए 2-3 बार तो हफ्ते में ले जाया जाता हो. बिकॉज जो बहुत औपचारिक रूप से छोटे बच्चों को दिन भर 9 से 12, 9 से 1 केवल कक्षा में बिठा के ही पढ़ाते रहते हैं और लिखित काम कराते रहते हैं, वो प्लेवे मेथड नहीं है. और उससे बच्चे, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, बच्चे थक जाते हैं, उनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, उनका कोई विकास भी नहीं होता है. तो ऐसा स्कूल ना चुने, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो लोग नए सिरे से स्कूल ढूंढना चाहते हैं, ऐसा स्कूल ना चुने जो बच्चों के विकास के विपरीत जहां पे शिक्षण पद्धतियां हों. ऐसा स्कूल चुने जहां बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्ले बेस्ड मेथोडोलॉजीज है. इसके अलावा अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो हम बता रहे हैं कि हमने अपनी ही प्रोजेक्ट वर्क की जो
किताब है। एक तो हम सबके पास प्रोजेक्ट वर्क की किताब है, सभी के पास ये बुकलेट है। मैं चाहूंगी अगर इस पे थोड़ा ये फोकस हो सके। देखिए ये इस तरीके की है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वर्क और यहाँ ऊपर इसके कोड भी लिखा हुआ है DECE 4। तो एक तो आपको ये अपनी किताब ये आइडेंटिफाई करनी है। प्रैक्टिकल मैनुअल या हर कोर्स के पास साथ एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, प्रयोगात्मक नियमावली, वो अलग है और प्रोजेक्ट मैनुअल अलग है। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस आप देख लें कि आपको जो हम अभी बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट मैनुअल की बात कर रहे हैं, जिसमें से आपको बाकी 3 कोर्सेज के साथ असाइनमेंट लिखने हैं, वहां यहां पे प्रैक्टिकल मैनुअल लिखा होगा और यहां हमारा इस कोर्स का कोड भी लिखा है ऊपर DECE 4। दूसरी प्रैक्टिकल मैनुअल्स में DECE 1, 2 या 3 लिखा होगा। तो इस बुकलेट की पेज नंबर 103 अगर हम देखते हैं इंग्लिश में और पेज 109 अगर हम देखते हैं हिंदी में, तो हमने कुछ अनुसूचियां यानी अनेक्शर्स भी दिए हुए हैं जिसमें हमने चेकलिस्ट्स लिखी हैं। यानी जब आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप किसी स्कूल में जाके ढूंढना है आपको स्कूल, तो आप ये चेकलिस्ट अपने साथ ले जाएं जिसमें हमने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि टीचर्स कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, प्ले मटेरियल कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई किस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये जब आप एक स्कूल ढूंढने जाएंगे, जब आप इन चेकलिस्ट कि हिसाब पे स्कूल को ऑब्जर्व करेंगे, आप एक दिन जाएंगे, अथॉरिटी से परमिशन लेंगे, हो सकता है मना कर दें, हो सकता है आपको दूसरा स्कूल में जाना पड़े। तो ये हो सकता है कि 2-3 बार आपको अलग अलग स्कूल्स में जाना पड़े बिफोर आपको परमिशन मिले कि ओके कम एंड ऑब्जर्व आवर स्कूल, या आइए आप देखिए। तो आपको पहले एक दिन बिता के ये देखना है कि जो ये चेकलिस्ट पे हमने क्राइटेरिया लिखा है, अनेक्शर 5 पेज नंबर 103 to 107 इंग्लिश में और हिंदी में 109 से शुरू होता है, तो क्या ये स्कूल में ये सब बातें हैं, ये आपको चेक करना है। ओके, दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द स्कूल। कुछ एग्जाम्पल्स, कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए एक अच्छे स्कूल में, वो हम यहां पढ़ सक रहे हैं। ड्राइंग कॉपीज होनी चाहिए, वहां ब्लॉक्स होंगे अलग अलग किस्म के, जिक्सॉ पजल्स होंगे, मोती पिरोने के लिए धागे और मोती होंगे, क्ले, गीली मिट्टी, प्लास्टिसीन होगी, फलों, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ऐसे चार्ट्स होंगे। बच्चों के लिए रेलेवेंट स्टोरी बुक्स होंगी जो हम कई स्कूलों में देख के भी आए हैं, पपेट्स होंगे, मास्क होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, हो सकता है रीडिंग कॉर्नर बनाया हो वहां पे लोगों ने, हो सकता है रोल प्ले का मटेरियल जैसे डॉल हाउस, डॉक्टर सेट, किचन सेट, ये भी एक कॉर्नर के रूप में वहां रखा हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है ऑडियो विजुअल मटेरियल हो, जैसे कई गानों का टेप हो सकता है या कोई कहानी के वीडियोस हो सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि ये हो। ऑब्जेक्ट्स, कार्ड्स हो सकते हैं, कटआउट्स, मैचिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, मिलान, वर्गीकरण और सीरिएशन एक्टिविटीज के लिए सीरिएशन बोर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें क्रम के हिसाब से बच्चे छोटे से बड़ा फिट करते हैं, या सब्जी और फलों के बोर्ड्स हो सकते हैं। ये सब चीजें जो होंगी, यानी कि ये स्कूल प्ले बेस्ड मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहा होगा, ये आपको ये चीजें इंडिकेटर देती हैं। फिर आप वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार की प्ले बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उसके भी कुछ उदाहरण हैं, आप लोग अपने कोर्स DECE 1 में पढ़ेंगे, ये वही उदाहरण है। टीचर बच्चों के साथ फ्री कॉन्वर्सेशन करती होगी, टीचर बच्चों के साथ गाइडेड कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन करती होगी किसी टॉपिक के अनुसार, कहानी सुनाती होगी, राइम्स एंड सॉन्ग्स होंगे, रोल प्ले होगा, फ्री इंडोर प्ले के लिए मटेरियल्स होंगे और बच्चे फ्री इंडोर प्ले के लिए फ्री छोड़े जाएंगे, स्वतंत्र छोड़े जाएंगे। गाइडेड इंडोर प्ले होगा, यानी टीचर डायरेक्ट करे कि किस तरह खेलना है। कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पेपर फोल्डिंग, क्ले वर्क, सैंड प्ले, ऐसी एक्टिविटीज होती होंगी। सर्कल गेम्स होते होंगे, जैसे कई बार नर्सरी स्कूल्स में बच्चे गोलदारे में बैठ के कई किस्म के खेल खेलते हैं, उसमें हो सकता है रंगों की पहचान के खेल हों, अंदर आना बाहर जाना के खेल हों, या अपने बारे में बताना वाले खेल हों, जिसको हम सर्कल गेम्स कहते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एक्टिविटीज भी उन स्कूल में हो रही होंगी। आइए अगले स्लाइड पे देखें कि प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एक्टिविटीज किस तरह की होती होंगी। तो जैसे टीचर बच्चों के लिए लायक स्टोरी बुक उठा के उनको दिखाती है और पढ़ के सुनाती है अपनी उंगली रखते हुए वर्ड्स के नीचे, ये एक प्री रीडिंग एक्टिविटी है। या बच्चों को ही फ्री छोड़ देते हैं कि अच्छा अब आप खुद टाइम निकालो, आप खुद ही जाओ, देखो किताबों को अपने आप देखो। उसमें हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बच्चा लाइन बाय लाइन
पढ़ लेगा. देयर इज नो प्रेशर टू रीड, नो प्रेशर टू रीड. बट बच्चों को जब हम इस तरह से फ्री छोड़ते हैं बुक्स के कॉर्नर में, तो आप देखेंगे बच्चे किताबों को उलटते हैं, पलटते हैं, उनके ऊपर जो ड्राइंग बनी है उसके ऊपर कोई कहानी करते हैं. अगर टीचर ने ऑलरेडी कहानी सुनाई है तो बच्चे नीचे लाइन से अपना प्रिटेंड रीडिंग जिसको कहते हैं, अभी वो पढ़ नहीं पाते पर वो नीचे उंगली रखते हुए अपनी उंगली फेरते हैं मानो कि उन्हें पढ़ना आता है. तो ये सब चीजें जो हैं ये प्ले बेस्ड मेथोडोलॉजी से ही पढ़ना लिखना की एक किस्म से तैयारी है. तो ऐसी एक्टिविटीज वाला प्री स्कूल आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट तरीके का स्कूल रहता है. और क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं प्री रीडिंग प्री राइटिंग की? देखिए कि टीचर एक वर्ड कहती है और बच्चे भी उसके साथ राइमिंग वर्ड्स करते हैं, या टीचर एक साउंड कहती है, मान लो ल का साउंड, और बच्चों को उस ल से शुरू होने वाले शब्द कहने होते हैं. ऐसी ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्री रीडिंग का. कुछ और भी देखें प्री रीडिंग प्री राइटिंग, जैसे मान लो टीचर 4 या 5 शेप्स बनाती है किसी कागज पे और बच्चों को ऑड शेप ढूंढनी होती है. तो मान लो सभी बैंगन बने हैं और एक केला बना है, इसमें शेप भी है, फ्रूट का नेम भी है. बच्चे खुद अपने मन से ड्राइंग करते हैं. टीचर डिस्कस कर रही है बच्चों ने क्या बनाया और जो बच्चों ने बनाया वो लिख रही है. तो कई बार हम ये देखते हैं, और अभी भी जो जिन स्कूल्स में हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करके आए वहां हमने देखा कि हम लोग ऑलरेडी एक बने हुए ड्राइंग पे बच्चों को कलरिंग तो बहुत करवाते हैं, परंतु एक ब्लैंक पेपर देके बच्चों से कहें कि आप खुद अपनी ड्राइंग बनाओ, ये हम नहीं करते हैं. क्योंकि कहीं हमें ये लगता है कि बच्चों को तो अभी ड्राइंग आती नहीं, या बच्चे तो सिर्फ रंग भर सकते हैं. सो दैट इज नॉट ट्रू. अगर हम बच्चों को खाली पन्ना दें तो हम देखेंगे बच्चों की इमेजिनेशन कितनी उतर के आती है. तो ऐसे स्कूल हम चुने, या ऑलरेडी अगर हम ऐसे स्कूलों में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो अपने स्कूल में इस प्रकार की प्री रीडिंग प्री राइटिंग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करें. अब कैसा स्कूल नहीं चुनना है? नॉन एलिजिबल प्री प्राइमरी स्कूल. सो बहुत क्लियरली हम कह रहे हैं दोज विच ओनली डू फॉर्मल टीचिंग, वी शुड नॉट सिलेक्ट सच स्कूल्स. So how will you know that formal teaching is being done? We have written some indicators, from morning to evening, only the children either are doing alphabet charts of English, Hindi or regional language, or they are just writing things in their notebooks, they are copying things from the blackboard, they are just reciting 1 to 100, even if they don't understand what they are reciting, they are just writing 1 to 10. And बच्चे कभी बाहर ही नहीं जाते खेलने, या अंदर भी उनको कभी फ्री नहीं छोड़ा जाता. कभी एक स्कूल में मैं गई थी, वहां मैंने पूछा अच्छा आप मैम का स्टोरी कितना सुनाते हैं? तो उन्होंने बोला महीने में 1 बार स्टोरी सुनाते हैं. सो वी कैन सी कि अगर एक प्री प्राइमरी स्कूल में हम महीने में 1 बार स्टोरी सुना रहे हैं, सो दैट इज नॉट द प्ले बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग एट ऑल. यू शुड नॉट सिलेक्ट सच अ स्कूल विच इज ओनली डूइंग फॉर्मल एजुकेशन. Yes, I understand आजकल there is some element, थोड़ा सा element आ गया है of formal teaching into the pre-primary school, but at least there should be some balance of playway and formal. Perhaps आज के दिन में it's very unfortunate, पर पूरा play based school शायद नहीं हो पाता है, but at least the balance should be कि ज्यादा playway है और कम formal है. अगर सिर्फ फॉर्मल है तो ये मैं बहुत क्लियरली लर्नर्स को बोल रही हूं, केवल फॉर्मल टीचिंग वाले स्कूल, डू नॉट सिलेक्ट अ फॉर्मल स्कूल फॉर योर टीचिंग प्रैक्टिस, बिकॉज व्हाट विल हैपन, you will not be allowed to conduct play-based method of teaching over there, and your project file will not be according to IGNOU norms. It will not be considered appropriate, and you will have to redo your project work. Therefore, spend time to select the right school. एंड फॉर पंजाब स्कूल्स, आप सब लोग जो ऑलरेडी वहां पे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कुछ तो प्री प्राइमरी सेक्शन में हैं और कुछ उसी स्कूल में दूसरे हायर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, या कई लोग वहां पे हैंडीकैप्ड स्पेशल चिल्ड्रन को भी पढ़ा रहे हैं. तो आप सभी को ये बहुत समझ लें कि प्रोजेक्ट वर्क आपको प्री प्राइमरी सेक्शन में ही करना है. अपने प्राइमरी सेक्शन में प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है, डिसेबल्ड बच्चों वाले हायर सेक्शन में प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है. आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ प्री प्राइमरी वाले सेक्शन में करना है. हाँ, वहां अगर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनको इंक्लूड करना है,
पर अगर हायर क्लासेस वाले चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनको अभी अपने प्रोजेक्ट वर्क में नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, आवर कोर्स इज डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसलिए यू विल अंडरस्टैंड दैट टीचिंग प्रैक्टिस हैज टू बी विद प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, वो बड़े बच्चों के साथ नहीं हो सकती। इसलिए स्पेशली फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, अगर आप एक से ज्यादा वॉलंटियर हैं अपने स्कूल में तो आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने देखा कि कुछ स्कूल्स में काफी ज्यादा प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, सो देयर आर अबाउट 50-60 प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, और यू नो इवन 70-80, एक जगह तो हमें पता चला 120 प्री प्राइमरी चिल्ड्रन आर देयर। तो आप इन 120 प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को एक या दो ही वॉलंटियर देख रहे हैं, और उस स्कूल में एक्चुअली हैं 10-12 वॉलंटियर। तो आप अपने प्री प्राइमरी सेक्शन को डिवाइड कर लीजिए। आपके 120 बच्चों के आराम से 4 सेक्शन बन सकते हैं, तो एक टाइम में आपके 4 वॉलंटियर वहां पे अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, और जब ये 4 वॉलंटियर्स का प्रोजेक्ट वर्क खत्म हो जाए तो दूसरे 4 प्रोजेक्ट वर्क वॉलंटियर जो हैं वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि काम कहां पे किसके साथ करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा ये देखें कि हमने स्कूल तो चुन लिया, तो हमारा सुपरवाइजर कौन होगा। अब जब आप स्कूल में जाएंगे, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपने जब स्कूल चुन लिया और वो प्ले बेस्ड मेथडोलॉजी का है, तो वहां की जो प्रिंसिपल है आपको एक नर्सरी सेक्शन, शी विल अलॉट यू अ नर्सरी सेक्शन। नाउ द नर्सरी सेक्शन, द टीचर हु इज टीचिंग इन दैट नर्सरी सेक्शन is your supervisor or guide for the duration of the project work, which means आप for the duration of 30 working days, project work की duration 30 working days है, आप 30 working days में उस टीचर के साथ अटैच हो गए हैं, वो ही आपकी सुपरवाइजर या गाइड है। सो क्लियरली यहां पे देखते हैं, द टीचर इन द प्री प्राइमरी सेक्शन टू विच यू आर अटैच्ड is the supervisor or guide for your project work. Now it is very clear कि this teacher should be a trained teacher. तो या तो उन टीचर के पास हो डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होगा उनके पास, या जिसको आप आम भाषा में NTT भी बोलते हैं, या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन होगा, DPSC भी बोलते हैं, या उन टीचर के पास हो सकता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का उन्होंने कोर्स किया हो। हम प्रेफरेबल तो यही है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT और DPSC का कोर्स किया हो, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट कोर्स है फॉर टीचिंग इन द नर्सरी ईयर्स। तो अगर आपकी गाइड का ये है NTT या DPSC है तो बेस्ट है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि कई स्कूल्स में DPSC या NTT टीचर नहीं है, पर DLED के टीचर्स हैं। अब DLED के टीचर्स ने एक पेपर किया हुआ होता है ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो टीचर्स आपका सुपरवाइजर हो सकते हैं। पर हमने ये भी देखा है कि स्कूल्स में वो टीचर्स भी हैं जो B.Ed हैं। अब B.Ed बिल्कुल बहुत हाई डिग्री है, it's a very high level of qualification, no doubt, but B.Ed actually does not have any papers related to preschool education. So जो B.Ed टीचर है, जो स्कूल्स में जो B.Ed टीचर हैं, वो गाइड के रूप में आप नहीं ले सकते हैं। तो दिस पॉइंट स्पेशली सभी को, everybody across the all the students everywhere need to keep this in mind, but especially the Punjab students where you have either, वहां पे पंजाब में हमने देखा कि जो रेगुलर और फुल टाइम टीचर्स हैं, या तो वो B.Ed हैं या वो ETT हैं। तो जो आपको अपने स्कूल में आप वॉलंटियर हैं, अब आपका काम गाइड कौन करेगा, आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि वो जो आपके गाइड करने वाली टीचर हैं वो ETT वाली या DLED वाली टीचर हों एंड नॉट B.Ed टीचर। क्योंकि यहां पे इस बात का हमें आपको रीजनिंग समझा दूं क्या है। रीजनिंग ये है कि ऑलरेडी आप में से कई लोगों के पास B.Ed डिग्री है, परंतु फिर भी आपसे ये कहा गया है कि आप ये इग्नू का अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा कीजिए। तो अगर B.Ed डिग्री के बाद आपको डिप्लोमा करना है अर्ली चाइल्डहुड का, तो आपकी गाइड एक दूसरी B.Ed की टीचर नहीं हो सकती, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर B.Ed के बाद ही अर्ली चाइल्डहुड में आप
वैसे तो फिर कोई ट्रेनिंग की जरूरत ना होती, पर अगर हम स्पेशल अर्ली चाइल्डहुड की ट्रेनिंग आप इग्नू से ले रहे हैं तो यानी आपका सुपरवाइजर भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास अर्ली चाइल्डहुड की ट्रेनिंग है। और हमारे देश में जिस प्रकार के शिक्षा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें एनटीटी का डिप्लोमा या डीपीएससी का डिप्लोमा या डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कई जगहों पे एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग भी ईटीटी भी कहते हैं, वो टीचर आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे बीएड टीचर ही हैं और दूसरे टीचर नहीं हैं तो क्या करना है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी हम बताएंगे। साथ ही में ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आप जो स्टूडेंट अभी हमारे डीईसी प्रोग्राम में एनरोल्ड है वो गाइड नहीं हो सकता है। सो द गाइड शुड नॉट बी एनरोल्ड हरसेल्फ इन डीईसी प्रोग्राम। ऐसा ना हो कि आप एनरोल्ड हैं और दूसरा आपकी फ्रेंड एनरोल्ड है तो आप एक को गाइड कर रहे हैं, आप दूसरे को गाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। सो दिस ऑल्सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर। स्टूडेंट्स ऑफ आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम कैन नॉट बी गाइड फॉर ईच अदर। इस बात को ध्यान में रख लें। अब चलें हम देखें वही बात जो मैं कह रही थी कि पंजाब के स्टूडेंट्स हो सकता है ये कहें कि मैडम हमारे स्कूल में तो एनटीटी और डीएलएड और ईटीटी के टीचर नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे आपको 2-3 आपके पास चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस भी हम जो फील्ड विजिट करके आए हैं वहां से हमें समझ में आई है। पहली बात तो क्लियर है, अगर आपके स्कूल में एनटीटी या डीएलएड या ईटीटी टीचर नहीं है तो आपको एक दूसरा प्री प्राइमरी स्कूल ढूंढना होगा जहां आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। अब कैसे ढूंढेंगे हम ये प्री प्राइमरी स्कूल। एक तो हमें ये पता चला कि कई स्कूल हैं जो इवनिंग शिफ्ट में भी चलते हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत है, परंतु हर कुछ के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। आप सुबह अपने स्कूल में पढ़ाइए और शाम को दूसरे जो शिफ्ट में ट्रेंड टीचर है जहां पे एनटीटी या इवनिंग शिफ्ट का स्कूल जहां पे एनटीटी डीएलएड या ईटीटी की टीचर है वहां पे जाइए और वहां पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए। एक और काम भी किया जा सकता है कि अगर ये पॉसिबल है, आपको अपने लेवल पे ये देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, कि एक दूसरे स्कूल में मान लो वॉलंटियर है जहां पे ट्रेंड टीचर है, तो ट्रेंड एनटीटी या डीएलएड टीचर है, तो जब वो वॉलंटियर अपने स्कूल में अपना प्रोजेक्ट वर्क खत्म कर ले तो क्या आप ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट में वो आपके स्कूल में कुछ दिन काम कर ले 30 वर्किंग डेज, और आप उतने दिन के लिए अपने आप को उस स्कूल में अटैच कर ले जहां पे वो दूसरा वॉलंटियर है। तो इस तरीके से आपको शाम के स्कूल में नहीं, सुबह के शिफ्ट में ही हो जाएगा। अब ये सब चीजें हमारे आइडियाज हैं, हम आपको अपनी तरफ से इसको लेके कोई लेटर नहीं दे सकते हैं। आपको खुद ही अपने लेवल पे ये प्लानिंग करनी है या अपने एजुकेशन ऑफिसर से बात करनी है या अपने हेड से बात करनी है, क्योंकि अगर आप पंजाब सरकार ने आपको ये डिप्लोमा करने को कहा है तो वो आपको जरूर हेल्प भी करेंगे इस बारे में। तो आपको ये इस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है कि 30 दिन के लिए आपका अटैचमेंट जहां पे उस स्कूल में कर दिया जाए जहां पे ट्रेंड एनटीटी या डीएलएड टीचर है, और वहां से कोई वॉलंटियर आपकी प्लेस में इधर आ जाए। 30 दिन का पीरियड जब पूरा हो जाए तो आप लोग अपने अपने स्कूल में वापस जा सकते हैं। ये हमें एक किस्म का इसमें से आइडिया या चॉइस समझ के आया कि ऐसे किया जा सकता है। एक और भी एक सजेशन था कि कई डीएलएड ईटीटी एनटीटी टीचर्स हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं पर पहले वो उसी स्कूल में काम करते थे। तो अगर ऐसे टीचर आपके स्कूल में रोज आके आपको सुपरवाइज कर सकते हैं तो ऐसे भी टीचर्स की आप सपोर्ट ले सकते हैं अपना काम करने के लिए। और आपको अपने अभी ये प्रोजेक्ट वर्क में अभी हमने ये चीज इंक्लूड नहीं करी है, पर आपको एक हम अनेक्शर बना के देंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आपकी गाइड की क्या क्वालिफिकेशंस हैं जिसको आपने चूज किया है। और जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल आप हमें सबमिट करेंगे, जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बन के आएगी, तो उसमें हमें आपको ये अनेक्शर डालना होगा जिससे हमें क्लियर पता चले कि आपके गाइड कौन थे। तो वही यहां कह रहे हैं, दिस अनेक्शर इज नॉट इन द प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट बट इट विल बी सेंड टू यू। आपको एसएमएस द्वारा दिया जाएगा या इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
तो अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा, क्योंकि इतना बोलने पे शायद पहले वाली बात याद ना रहे, दोबारा उन स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं और अपना नया तरीके से स्कूल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये कंफ्यूजन कुछ नहीं है. उनकी जो टीचर है वो ट्रेन टीचर है, तो उनको अपने 30 प्रोजेक्ट के जो वर्किंग डेज हैं वो वहीं पे रह के पूरे कंप्लीट करने हैं. उनको कहीं इधर उधर कोई और टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं है. Those who are going unemployed and who have found a good playway method school and they have found a trained teacher, they will continue to remain attached with that teacher for 30 working days and they will complete their full project work with this one teacher. So there is no confusion about that. This what अभी जो what I was saying कि आप एक volunteer दूसरे volunteer से exchange कर ले. This is specific strategies which we are planning to help the students to complete the project work. So हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कोर्स के जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिस टीचिंग के नॉर्म्स हैं, वो हम अपने थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को ना बदलते हुए फिर भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दें. तो हम अपनी तरफ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ प्रिंसिपल्स हमें जो हैं वो फॉलो ही करने पड़ेंगे, उनमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते. तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए ये सब सुझाव हैं कि इस तरह से अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने की सोचें. तो अब जब थोड़ा सा वी हैव अंडरस्टूड की रोल ऑफ गाइड कैसे सिलेक्ट करना है, आइए अब थोड़ा सा समझें कि हमें एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है. सो प्रोजेक्ट वर्क जो है, एज आई हैव बीन सेइंग, इट इज फॉर 30 वर्किंग डेज. अगर आप लगातार 30 वर्किंग डेज तक करेंगे प्रोजेक्ट वर्क, तो आपका प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट होने में 1.5 महीना लगेगा, 45 डेज, क्योंकि आपका सैटरडे संडे आएगा, कोई और छुट्टी भी आएगी. पर हम कह रहे हैं कि ओके, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप 90 डेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट वर्क हर हालत में कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है कि हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क में काफ़ी लिखाई का आपको काम है, आपको लिखाई का काम, एक दिन का काम पूरा नहीं हुआ तो आप अगले दिन तक भी उसको पूरा करेंगे, तो शायद उस दिन अपना प्रोजेक्ट का काम स्कूल में नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हमने गैप दिया है, या कोई अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड कोई बीमारी आ जाती है या घर में कोई फंक्शन हो जाता है और आप एक साथ नहीं कर सकते, तो वी आर सेइंग कि 90 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क जरूर खत्म करना है. अब इस 30 डेज में क्या करना है, तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हमारी जो ये टीचिंग प्रैक्टिस है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है. फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फेज 1 5 दिन का है, फेज 2 20 डेज का है, फेज 3 जो है 5 दिन का है. फिर से देखें अब क्या करना है. पहले जो 5 दिन है, पहला फेज जिसको कहते हैं, पहला 5 दिन. अब अगर हम देखें तो जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो पहला काम क्या होगा, क्योंकि अब ये टीचिंग प्रैक्टिस मतलब हम एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो अच्छा टीचर बनने के लिए हमें पहले क्या काम है, पहला स्टेप यही होगा कि हम एक टीचर को देखें खुद काम करते हुए कि वो टीचर कैसे काम करती है. तो पहले 5 दिन हमारे प्रोजेक्ट वर्क के इसी बेसिस पे हमने बनाए हैं कि आप गाइड को, जो आपकी सुपरवाइजर हैं, उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, और इस 5 दिनों में, क्योंकि वो बच्चे आपके लिए नए हैं, खासकर वहां पे जो अनएम्प्लॉयड स्कूल्स में जाएंगे, वो उनके लिए बच्चे नए हैं, या इवन वॉलंटियर जो हायर क्लासेस पढ़ा रहे थे, अब छोटी क्लास में आके उनको प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो अचानक वो बच्चों के लिए वो टीचर नहीं है. छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक टीचर से अटैच हो जाते हैं और नया टीचर को एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है. तो ये पहले 5 दिन का समय हमने वो रखा है जब आप गाइड को ऑब्जर्व करेंगे काम करते हुए. गाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन आप लर्न करेंगे, गाइड कैसे काम कर रही थी, मुझे कैसे काम करना है, और बच्चों के साथ आप रैपो डेवलप करेंगे. अब गाइड तो आपकी वो हैं, परंतु हर व्यक्ति में हमेशा फिर भी एक पोटेंशियल रहता है और बेटर होने का. तो इट इज पॉसिबल कि आपके जो गाइड हैं वो कोई, उनके में भी कोई ऐसी चीजें हो जो वो बेटर कर सकती हैं, जो वो इम्प्रूव कर सकती हैं. तो आपको अपने गाइड को इस नजरिए से देखना है. आपको गाइड की हर चीज ही हमेशा पूरी सही होगी, मे बी नॉट ट्रू. हो सकता है उन्होंने कहानी सुनाई हो, बट आपको लगता हो इतनी बेटर कहानी नहीं सुनाई है. हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उन्होंने एक डल तरीके से कहानी सुनाई है. सो गाइड की वो बातें देखें
जो आपको अपनानी है, और गाइड को ऑब्जर्व करते समय ये देखें कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि इवन गाइड कैन बी मेकिंग सम मिस्टेक्स नहीं कहना चाहिए, बट इवन फॉर हर देयर कैन बी सम प्लेसेस फॉर इम्प्रूवमेंट. हो सकता है जो उन्होंने TLM डिवाइस किया हो वो बहुत इंटरेस्टिंग ना हो, या वो कम मात्रा में हो, या हो सकता है उन्होंने बच्चों से ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछती हूं, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ एक दो बच्चों से ही ज्यादा बात करती हूं, बाकी से ना करती हूं. ये सब मैं हाइपोथेटिकल आपको एग्जाम्पल दे रही हूं. कहने का बात यह है कि गाइड को आपने ये जो 5 दिन का पीरियड है, आप जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं उसके सामने रखते हुए गाइड को ऑब्जर्व करना है, और गाइड के बोथ पॉजिटिव्स एंड जो गाइड चैलेंजेस फेस कर रही है वो भी आपको देखने हैं और उससे भी लर्निंग लेनी है. तो फिर देख लें जरा डिटेल में हमने यहाँ क्या लिखा है, आपको क्या क्या करना है. एक तो हर समय गाइड जो एक्टिविटी कर रही है, पूरे दिन में वो 3 घंटे में 3 या 4-5 एक्टिविटी करेंगी, आपको वो ऑब्जर्व करनी है और डिटेल में नोट करना है कि गाइड ने किस प्रकार कैसे करी एक्टिविटी. ये रिकॉर्ड करते समय आपको ये भी नोट करना है कि हर एक्टिविटी में उन्होंने कराया क्या. तो सिर्फ ये नोट करना काफी नहीं है कि उन्होंने कहानी सुनाई, आपको थोड़ा सा विवरण करना पड़ेगा कि कहानी उन्होंने कैसे सुनाई. सिर्फ ये नोट करना काफी नहीं है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी करी, आपको ये नोट करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी में उन्होंने क्या मटेरियल यूज किए, उसको एक्चुअली किस तरह से किया. साथ ही साथ आप ये भी हम समझने की कोशिश करें कि उनके जो डिफरेंट एक्टिविटीज थे उसके गोल्स क्या थे, उसमें विकास के कौन से क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला. दैट वी हैव टू सी. गाइड ने बच्चों को हैंडल कैसे किया, वो बच्चों के साथ उसने किस तरह से बातचीत करी, उनके साथ उसने किस तरह से इंटरेक्शन किया, ये हमें नोट करना है. अगर गाइड आपको कहती है कि मेरे साथ कुछ टास्क्स करो, अगर आपको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व करती है, या मान लो आपको बच्चों ने ड्राइंग करी, अब बच्चों की ड्राइंग के नीचे कुछ लिखना है, इस टास्क में इन्वॉल्व करती है, तो इस पीरियड में आपको ये गाइड के साथ करना है. तो आप अपने साथ एक छोटा सा नोटबुक रखेंगे या लूज पेपर भी रख सकते हैं, जिसमें आप फटाफट से कुछ अपने नोट्स लिखेंगे. उस समय तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर कुछ का एक लेंदी डिस्क्रिप्शन लिख लें. आप छोटे छोटे नोट्स लिखेंगे अपने साथ, ताकि आपको तुरंत बाद में जाके थोड़ा सा मेमोरी और रिकॉल हो जाए कि आपने क्या करना है. अब अगर आप लोगों के पास अपने सामने अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल है तो ये मैं बता सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा ये दिखा के आपको बता सकती हूँ कि इफ यू सी पेज नंबर 21 इन इंग्लिश एंड इन हिंदी इफ यू सी पेज नंबर 26, तो हमने एग्जाम्पल दिया है. पेज नंबर 21 इन इंग्लिश, दिस इज द पेज हैंड रिटन. हमने थोड़ा सा एक ये एग्जाम्पल दिया है कि नोट्स कैसे लेने हैं फटाफट से उस समय. तो इसमें अगर फोकस हो पा रहा है और आप देख पा रहे हैं, नहीं तो आप आपके पास अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल्स खुली हुई होंगी, पेज नंबर 21 और 26 देखें तो जल्दी जल्दी उसने नोट कर रखा है. यहाँ लर्नर ने, हमने एग्जाम्पल दिया है 8:30 से 9 क्या हुआ, 9 से 9:30 बजे क्या हुआ, 9:20 से क्या हुआ. तो ये जो नोट्स हैं आपके छोटे नोट्स, दीज विल हेल्प यू टू मेक द प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेटर ऑन. और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप नेक्स्ट पेजेस ही पलटे, सो फ्रॉम पेज नंबर 22 टू page number 32, and in Hindi from page number 27 to page number 31 we have given you an example of how to write the project report. So once again if you see the focus, ये actually एक report है एक student की. So इस तरफ कॉलम में ऑब्जर्वेशन है, यानी क्या हुआ उस दिन क्लास में, और इस कॉलम में उसका एनालिसिस है कि ये अगर ऑब्जर्वेशन थी तो मेरा एनालिसिस क्या है, अगर टीचर ने ये किया तो मैं उसके एनालिसिस से क्या समझती हूं. तो मतलब ये हुआ कि उस दिन आपने जो रिपोर्ट के नोट्स अपने बनाए हैं, आपको उसी शाम जाके वो डिटेल रिपोर्ट बनानी है. क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं 5 दिन का जो मुझे है, चलो मैं 5 दिन के नोट्स इकट्ठे कर लूं, फिर 5 दिन की डिटेल रिपोर्ट एक साथ लिखूंगी, तो आपको हर रोज की चीजों का कंफ्यूजन हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, आपका एनालिसिस भी उतना अच्छा बाहर होके नहीं निकलेगा. और काम आपका बढ़ता जाएगा. सो द बेस्ट वे टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस टीचिंग इज कि रोज का काम रोज खत्म करें.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात पे हम अक्सर रह जाते हैं. सो आप ये देख सकते हैं 30 वर्किंग डेज के लिए आपको थोड़ी अपने शायद फैमिली में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़े. किस तरह से आप करेंगे, दूसरे फैमिली मेंबर्स का हेल्प की शायद ज़रूरत पड़ सके, थोड़ा अपनी दूसरी एक्टिविटीज कम करनी पड़ सके, पर ऐसा करने से ही, रोज का काम रोज करने से ही आप ये काम कंप्लीट कर पाएंगे. हर रोज, या एक और बात भी हम यहाँ पे बोलना चाह रहे थे कि जो आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड है, दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग पीरियड. तो एंड ऑफ ईच डे, हर रोज उस दिन के बाद गाइड से डिस्कस करें. कोई आपके डाउट्स हो सकते हैं, गाइड ने ऐसा क्यों किया, उसने उस बच्चे को ऐसा क्यों बोला, उसने ये एक्टिविटी क्यों करी. तो रोज उस दिन के बाद 15-20 मिनट निकाल के गाइड से चर्चा करें, गाइड का भी डायरेक्शन लें. इससे आप जो रिपोर्ट है, दिस विल हेल्प यू टू राइट द रिपोर्ट ऑफ द डेज एक्टिविटीज. रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आपको बता ही चुकी हूं. ये जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया था और पेज नंबर बोले थे, ये सेक्शन 6 है इस प्रोजेक्ट मैनुअल का. सो इसमें हमने आपको यही जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा था वही है ये सेक्शन 6. इसमें जो डिटेल्ड एग्जाम्पल है वो दीजिएगा. इस तरह 5 दिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि एक सप्ताह भर में टीचर ने जो एक करिकुलम या टाइम टेबल बनाया वो क्या था और क्यों बनाया. अब आपके पास भी आपने DEC 1 में पढ़े हैं प्रिंसिपल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर 1-2 प्रिंसिपल्स बताऊं तो याद आपको भी आएगा कि हमने ये कहा था बैलेंस होना चाहिए बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर. हमने कहा था बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड, बिटवीन टीचर गाइडेड एंड चाइल्ड गाइडेड. तो अब जब आपने हफ्ते भर की अपनी रिपोर्ट देख ली, टीचर ने क्या काम किया, तो अब आप इसको अपने एनालिसिस में लिखें कि क्या ये सारे प्रिंसिपल्स हुए, क्या हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज थी, क्या एक्टिविटीज बच्चों के एज अप्रोप्रिएट थी. ये सभी इंडिकेटर हमने अपने सेक्शन 6 की प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखे हुए हैं. हर चीज को मैं यहाँ पे वर्बली नहीं बोल सकती. आपको अपना प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ना पड़ेगा. पढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. केवल ये मत सोचिएगा कि यहां मैंने 2 घंटे का डिस्कशन किया है ऑन प्रोजेक्ट वर्क, तो मेरे इस बोले गए डिस्कशन के आधार पे आप प्रोजेक्ट वर्क बना लेंगे. बिल्कुल नहीं. मेरा ये बोला गया डिस्कशन इज ओनली अ फैसिलिटेशन फॉर यू. दिस इज नॉट अ शॉर्टकट फॉर रीडिंग द प्रोजेक्ट मैनुअल. You have to read the project manual, otherwise you will make many errors because I cannot speak everything. And then in the end, it will be very sad if you submit the project file and we return your project file by saying that work was incomplete. So my saying is only to help you to understand. It is not the only thing. You have to read the project manual completely. One more thing I want to say over here, that ओवर द ईयर्स बहुत प्रोजेक्ट फाइल में हमने चेक करते हैं और कई बार स्टूडेंट ये करते हैं कि जो हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने लिखा है यहाँ पे, उसी को कॉपी करके हमें दे देते हैं. तो ऐसा मत करिए. जो आपने ऑब्जर्व किया है वही लिखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये दिख जाता है कि स्टूडेंट का अपना ओरिजिनल वर्क है, 2 लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है या इंटरनेट से भी प्रोजेक्ट बना के दे दिया है. ये बहुत जल्दी एक्सपीरियंस्ड इवैल्यूएटर्स हैं हमारे इग्नू में, एक पूरी टीम है इवैल्यूएटर की, जिनको ये बहुत आराम से पता चल जाता है कि स्टूडेंट का ओरिजिनल वर्क है या नहीं. और फिर आप लोगों के लिए ये टाइम लॉस है. अगर एक बार प्रोजेक्ट फाइल आपकी ठीक नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने चले गए. जब आप हमें भेजेंगे, हम आपको कमेंट्स के साथ वापस भेजेंगे, आपको मिलेगी, फिर आप वो कमेंट्स समझेंगे, फिर आप दोबारा करेंगे, फिर आप दोबारा हमें भेजेंगे, तो 6 months आर गॉन. सो द बेस्ट वे टू कंप्लीट दिस डिप्लोमा इज टू डू इट राइट इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. पहली बार में ही पढ़ा के इसको सही ढंग से करिए. फेज 1 मुझे पंजाब स्कूल्स के लिए अब थोड़ा सा स्पेशल, वंस अगेन मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि हमने जो पंजाब में लर्निंग लेके हम आए हैं, हमने ये देखा कि कई जगह पे वॉलंटियर्स तो हैं और ETE की ट्रेन टीचर है, 1 या 2 ETE की ट्रेन टीचर हैं. और प्री प्राइमरी का जो सेक्शन है वो केवल वॉलंटियर ले रहा है. तो इस केस में जो ये 5 दिन का आपका फेज 1 का हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें आपको ट्रेन टीचर को ऑब्जर्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो सुझाव हमें फील्ड से मिले इस 2 दिन में वो यही है. अगर ये देखें कि अगर एक ट्रेन टीचर, इफ देयर इज अ ट्रेन टीचर टीचिंग ओल्डर प्राइमरी सेक्शंस, अक्सर वो जो DLED और ETT टीचर है ना पंजाब स्कूल्स में, वो प्राइमरी के बड़े सेक्शंस पढ़ा रही हैं.
तो यहां पे हमारा सुझाव ये है कि आप उनसे कहें कि मैडम आप 5 दिन प्री प्राइमरी सेक्शन पढ़ाएं और आप उनको ऑब्जर्व करें और इस प्रकार अपना फेज 1 कंप्लीट करें। आगे मैं बोलूंगी तो और समझ आएगा। सो मान लो उस स्कूल में 2 वॉलंटियर हैं और ट्रेन टीचर जो हैं वो प्राइमरी के बड़े सेक्शन ले रही हैं। तो जब तक ये ट्रेन टीचर प्री प्राइमरी के सेक्शन लेती हैं, इन 2 वॉलंटियर में से एक वॉलंटियर ये मैडम के बड़े वाले सेक्शन ले लेता है और जो दूसरा वॉलंटियर है वो ट्रेन टीचर को ऑब्जर्व करके अपना फेज 1 कर लेता है। फिर अगले 5 दिन में जिस वॉलंटियर ने ऑलरेडी मैडम को ऑब्जर्व कर लिया है वो मैडम का सेक्शन ले लेता है और दूसरा वॉलंटियर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक सुझाव है, हमें जो फील्ड रियलिटी से समझ में आई बात कि इस तरह से जो ऑलरेडी ट्रेन टीचर हायर सेक्शन ले रही है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व तो ट्रेन टीचर को ही करना है क्योंकि वो ही आपको एक सही बताएगी। जो वॉलंटियर हैं वही आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और किसी दूसरे स्कूल में जाके भी ऑब्जर्व करने का मुश्किल होगा। तो ये एक तरीका है जहां ट्रेन्ड एंटिटी टीचर हैं वो 5-6 दिनों के लिए अपने प्री प्राइमरी के सेक्शन में आ जाएं, अपना सेक्शन किसी और को दे दें ताकि जो आप इन लोगों के स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में जो वॉलंटियर्स है उनका सपोर्ट हो। तो आपको अपने ही अंदर अपने स्कूल में पूरी जो एक कॉन्सेप्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए बच्चों को किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ये बहुत ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेते हुए अपने लिए देखना है कि किस प्रकार ये प्रोजेक्ट वर्क हम कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो हम थोड़ी सी देख के स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं वो हम आपको ये स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। और जैसे कि पहले मैंने बोला ही है, जहाँ पे एंटिटी टीचर नहीं है, जहाँ बीएड वाली टीचर्स हैं, तो उनको तो स्कूल में अपने आप को दूसरे स्कूल में जाना ही पड़ेगा जहाँ पे वो दूसरी टीचर्स मिले। अब कई जगह पे ये भी बात आई कि शायद आपको छुट्टी ना आपको शायद ऐसे ही ना जाने दिया जाए दूसरे स्कूल में, तो उस केस में आपको छुट्टी लेनी होगी और छुट्टी लेके दूसरे ऐसे स्कूल में काम करना होगा जहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शन को आपको ट्रेन करने के लिए एंटिटी टीचर है। क्योंकि इसका जो रैशनल यही है कि आपको एक ट्रेन टीचर के अंतर्गत रहते हुए काम करना है। हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं पर ये जो एक कोर हमारी बात है, इस बात पे फ्लेक्सिबिलिटी जितनी हम बता रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा इग्नू अगर करेगा तो हमारे कोर्स की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी वो करने में मुश्किल होगी। फिर भी आप सब लोगों के कोई सुझाव हो तो अभी जब हम चर्चा के लिए बात करेंगे तो हम उस बात को दोबारा सोच के कर सकते हैं। चलिए आइए अब यहाँ पे देखें, अब हमारा फेज 1 खत्म हुआ। अब हम ये देखें कि हमें सेकेंड फेज में क्या करना है। तो पहले 5 दिन अब हमारी एक समझ बन गई है। अब 20 दिन अगले हमें क्या करना है। इस 20 दिन में हमें टोटल 30 एक्टिविटीज बच्चों के साथ कंडक्ट करनी है और ये 30 एक्टिविटीज का पूरा लेखा जोखा क्या है ये हमने सेक्शन 7 प्रोजेक्ट मैनुअल के सेक्शन 7 में दिया हुआ है, जिसका कि अगर मैं पेज नंबर आपको बताऊं तो इट इज पेज नंबर 34 इन द इंग्लिश मैनुअल एंड इट इज पेज नंबर 33 इन द हिंदी मैनुअल। तो ये जब आप देखेंगे तो इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये 30 एक्टिविटी सेशंस हमारे क्या हैं। डे वाइज एक्टिविटी जो आपको करनी है ये हमने इसी सेक्शन 7 में मेंशन आपको की गई हैं और ये एक्टिविटीज आपकी गाइड ने सुपरवाइज करनी है। तो इसका डिटेल क्या है, पहले 10 दिन तो आपने एक एक्टिविटी करनी है। यानी अगर हम देखते हैं छोटे बच्चों के साथ हमारी एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन आधे घंटे से ज्यादा नहीं है, हाफ एन आवर होना चाहिए, हाफ एंड आवर नहीं, हाफ एन आवर ईच, ये गलत है यहाँ पे थोड़ा सा। तो पहले 10 दिन तो आपको एक एक्टिविटी करनी है और अगले 10 दिन आपको 2 एक्टिविटी करनी है। तो यानी लगभग 1 घंटे का काम है जो आपको गाइड के साथ करना है। ये कौन सी एक्टिविटी है, जैसे कि मैं बता रही हूं सेक्शन 7 में आपको 7.1, 7.2 टिल 7.7 इसमें इसका हमने डिटेल बताया है। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो अनएम्प्लॉयड लर्नर्स भी होंगे जो दूसरे स्कूल में, जिन्होंने दोज हु हैव लुक्ड फॉर अनदर स्कूल, इट इज नॉट कि आपने फेज 2 में 1 घंटा एक एक्टिविटी कर ली और फिर आप घर चले गए, या
10 दिन के बाद आपने 2 एक्टिविटी कर ली और फिर अब घर चले गए. नो, आपको पूरा टाइम स्कूल में ही रहना है. सो वेदर यू आर, all the students of the project work have to stay in the nursery school for the full duration of the nursery school for 30 days. So in phase 2, after your 1 activity or your 2 activities over, the nursery teacher will start doing her activities with children. So you will observe and learn from that teacher. So you do not have to write this observation report, but you have to be present and learn from the teacher by seeing how she is working. और जो पंजाब के वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं, ये 1 और 2 एक्टिविटी करने के बाद आपका जो अपना दिन का काम होगा आप वो करेंगे. अगर आप ऑलरेडी प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो आप वो प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ अपना बाद का आपके पास सभी के पास करिकुलम है पंजाब गवर्नमेंट का, तो आप अपना पंजाब गवर्नमेंट का वो करिकुलम बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसके एक के बाद ऐसा नहीं कि काम खत्म और आप घर चले जाएं, आपको अपना बाकी का अपना आगे का काम जो है वो उसी प्रकार से करना है. और इस आधा घंटा और 1 घंटा जो आप एक्टिविटी करेंगे, ये गाइड आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करते हुए आपको गाइडेंस देंगे या आपको कमेंट्स देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, आपको बाद में फीडबैक देंगी बाद में आपके काम करने के बाद. अब इसमें भी डिटेल है कि आपको कैसे ये एक्टिविटी, ये तो नहीं कि हमने सोचा अच्छा यहां लिखा था कहानी सुनाना, चलो आज कहानी सुना देते हैं और खत्म, ऐसा नहीं है. हर एक्टिविटी जो हम करेंगे, जो हमारे यहाँ पे निर्धारित हमने जैसे गाइडलाइंस बताई हैं, तो आपको हर एक्टिविटी की प्लानिंग लिख के करनी है. आपको ये प्लान करना है कि हर एक्टिविटी जो आप करेंगे उसके गोल क्या है, क्या वो एज अप्रोप्रिएट है और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगी, और आपको ये एक्टिविटी लिखनी भी है और लिख के आपको ये एक्टिविटी एक एक्टिविटी प्लान के रूप में लिखनी है. और इसका फॉर्मेट भी हमने सेक्शन 7 में दिया है. तो अगर हम यहां पे देखें, हमारा जो सेक्शन 7.4 है, पेज नंबर 37, और यहां पे हमारा है पेज नंबर 38. जब आप देखेंगे तो हमने यहां पे पूरा डिटेल में मेंशन किया है हाउ टू राइट द एक्टिविटी प्लान एंड इट्स रिपोर्ट. एक्टिविटी प्लान मतलब इट इज द प्लानिंग फॉर हाउ यू विल डू द एक्टिविटी. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मैं यहां देखूं एक्टिविटी सेशन नंबर 11 जो था, या एक्टिविटी सेशन नंबर 10, इट सेज आपको मैचिंग एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी प्लान करनी है. तो कैसे लिखा जाएगा एक्टिविटी प्लान के क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 कंपोनेंट इज द गोल. आपको पहले मेंशन करना है व्हाट इज द गोल ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाई आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी. सेकेंड पॉइंट आपको मेंशन करना है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस एक्टिविटी, मैं इस एक्टिविटी में एक्चुअली में करूंगी क्या, एंड व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी. सो लेट अस फोकस ऑन दिस पेज नंबर 39. Once again, this is giving you, in English manual it is 39 and in Hindi manual it is also 39. This is giving you an example of how to write the activity plan. अगर हम यहाँ फोकस करें तो हम ये देख रहे हैं कि गोल, what was the activity इस केस में था to plan activities on the theme दिवाली. सो ये इनका गिवन थी, दिवाली पे इनको एक्टिविटी करनी थी. इसके गोल क्या थे ये यहाँ मेंशन किए गए हैं. अवेयरनेस ऑफ द फेस्टिवल, टू नर्चर चिल्ड्रंस इमेजिनेशन एंड टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द डिस्कशन. ये इन्होंने गोल लिखा. उसके बाद पूरी कंटेंट माने व्हाट इज इट दैट आई विल डू ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ये पूरा डिस्कशन ये बताया है. एंड इफ वी टर्न द पेज, पूरा देखिए कंटेंट का पेज नेक्स्ट पेज तक भी चला है. एंड एट द एंड ऑफ इट वी हैव रिटन मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी. तो यानी एवरी एक्टिविटी सेशन, ये पूरा डिटेल प्रोजेक्ट मैनुअल में है. एवरी एक्टिविटी सेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने डे 1 में कहा एक्टिविटी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, डे 4 में कहा एनी ड्राइंग एक्टिविटी, डे 5 में कहा स्टोरी टेलिंग. सो फॉर ईच ऑफ दिस सेशन, इस हर सेशन के लिए यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी प्लान. जो अभी मैंने आपको दिखाया, दिस वॉज द एक्टिविटी प्लान. और एक्टिविटी प्लान के कंपोनेंट्स क्या हैं? The components of activity plan are the goal, the content
and material required. Now, before doing this activity, you have to show this activity plan to your guide. So the guide will read this activity plan and give you feedback. वो change करने को कह सकती हैं, आपको modify करने को कह सकती हैं, या वैसे ही okay कर सकती हैं. अब जब आप ये okay हो गया आपका activity plan, तब आप ये activity करेंगे. जब आप activity करेंगे तो guide आपको observe कर रही हैं. अब activity करने के बाद हमारा यहीं पे एक बार ये स्लाइड पे देख लें, क्योंकि ये मैंने पॉइंट बोल दिया पर आपको स्लाइड में नहीं दिखाया. डिस्कस द एक्टिविटी प्लान विद योर गाइड एंड गेट इट साइंड बाय हर. डिस्कस द प्ले मटेरियल्स टू बी यूज्ड इफ एनी फॉर द गाइड एंड डिस्कस इट विद हर. अब हम कह रहे हैं कि पहले आप एक दिन का ही एक्टिविटी प्लान बनाएं और गाइड से उसको डिस्कस करें और एक्टिविटी सेशन ऑर्गेनाइज कर लें. जब आपको आ जाएगा कि एक्टिविटी प्लान कैसे लिखना है, तो आप 1-2 दिन के एडवांस में भी एक्टिविटी प्लान बना के रख सकते हैं और गाइड से उनको ओके करवा सकते हैं. द एक्टिविटी प्लान और जो भी मटेरियल्स हैं वो आपको गाइड को दिखाने हैं और डिस्कस करने हैं एटलीस्ट 1 डे बिफोर यू ऑर्गेनाइज द सेशन. अब ये नहीं कि आज आपने प्लान किया था सुबह स्टोरी टेलिंग सुनाना और 8 बजे भागते भागते गाइड से कहें कि मैम मेरा ये प्लान पढ़ लीजिए और ओके कर दीजिए. नो, अगर आज स्टोरी सुनानी थी तो कल आपका जो एक्टिविटी प्लान था वो गाइड के साथ डिस्कस होके उस पे मार्क्स लग जाने चाहिए. फिर आप एक्टिविटी सेशन बच्चों के साथ करेंगे, गाइड आपको फीडबैक देगी और फिर आपको इस एक्टिविटी सेशन की रिपोर्ट लिखनी है. यानी रिपोर्ट मतलब आपने कैसे किया, आपको क्या लगता है, हाउ वाज योर एक्टिविटी, विल यू लाइक टू what is the feedback that you have on the activity, how do you think you could do this better.